जय हिंद जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेलमेंट के बारे में। और बेलमेंट में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक बेलमेंट क्या है, उसमें बेलर एंड बेली क्या है, और बेलमेंट की जो भी चीजें इसेंशियल्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने इन सभी चीजों की चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेलर के बारे में बात किया था, उसके ड्यूटीज के बारे में, उसके राइट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ड्यूटी बेली की क्या होती है रिगार्डिंग बेलमेंट, उसके बारे में। इसके पहले दोस्तों आज हम इस चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले दोस्तों आपको करना क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाना है हमारे इस छोटे चैनल को। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा यदि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो। तो दोस्तों चलते हैं बिना कुछ समय गवाए अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हम आज बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों तो बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ अ बेली के बारे में, मतलब एक बेली की बेलमेंट के अंदर क्या ड्यूटी होती है जिसको उसको परफॉर्म करना होता है बेलमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो दोस्तों जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी होती है और बाइंडिंग भी होती है। सबसे पहली जो ड्यूटी है दोस्तों हम लोग उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टेक केयर ऑफ अ गुड्स बेल्ड, मतलब उस बेली को, जो गुड्स को बेल्ड किया गया है, जो गुड्स उसको दिया गया है बेलर के द्वारा, उसका टेक केयर करना अर्थात देख रेख करना, उसका देखभाल करना पहली उसकी ड्यूटी है। कि बेलर के द्वारा दिया गया जो गुड्स है, जो गुड्स बेल्ड किया गया है बेलर के द्वारा, उस गुड्स का टेक केयर करना, देखभाल करना। दूसरा क्या है उसकी ड्यूटीज? दूसरी ड्यूटी है नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, मतलब कि बेलर ने यदि कोई गुड्स डिलीवर किया है बेली को, तो वो जो गुड्स है वो उस गुड्स का कोई अनऑथराइज्ड यूज न करे। जैसा बेलर ने जैसा जिसको प्रेस्क्राइब किया है कि आपको जो गुड्स है उसको ऐसे 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 चीजों को करना है, तो आप केवल उसी के लिए ऑथराइज्ड हो, आप केवल वही कार्य कर सकते हो, वही बेली के लिए ऑथराइजेशन का काम करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या कोई बेली इस गुड्स के साथ अनऑथराइज्ड यूज करता है तो वो ब्रीच ऑफ बेलमेंट माना जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बेली है उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो जो गुड्स है उसका वो अनऑथराइज्ड यूज न करे। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरी ड्यूटी क्या है भाई? तो तीसरी ड्यूटी है आपकी नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विथ हिज ओन। आजकल कॉमन भी है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे का कोई सामान आया, देखते हैं कि थोड़ी बहुत खामी हुई तो अपने सामान के साथ मिला के उसको वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। जबकि बेलमेंट में सीधे सीधे तौर पे कहा गया है कि यदि बेलर कोई गुड्स अपना डिलीवर करता है बेली को, तो वहां पर बेली की यह ड्यूटी है कि वह बेलर का जो भी गुड्स है उसमें अपने किसी भी गुड्स को मिक्स न करे। वहां पर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे तौर पर उसकी ड्यूटी है कि जो बेलर का गुड्स है वो बेलर का गुड्स उसको एज इट इज उसी फॉर्म में वापस मिलना चाहिए, न कि मिक्सिंग हो। इस बात का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। चौथी ड्यूटी क्या है भाई? तो चौथी ड्यूटी है आपकी क्या? तो चौथी ड्यूटी है रिटर्न द गुड्स। मैंने पहले ही बताया था बेलमेंट है क्या, तो बेलमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए, जब किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स को दिया जाता है, तो जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जो स्पेसिफिक पर्पस है वो अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, तो देन अब बेली की यह ड्यूटी है कि बेलर ने उसे जो गुड्स दिया था वो वापस उसको बेलर को वो गुड्स दे दे। तो यह उसकी ड्यूटी है। एज एग्जाम्पल मैं यदि बात करूं तो मान लीजिए एक्स एक क्या है, एम्प्लॉय है। एक्स एम्प्लॉय है, उसके पास कार है, वो वाई के पास जाता है कि भैया मैकेनिक जी हमारी ये जो कार है इसको अच्छे से रिपेयर कर दीजिए। तो मैकेनिक यहाँ पर क्या है? मैकेनिक है आपका बेली। क्या है यहाँ पर? मैकेनिक बेली है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के द्वारा कार को क्या किया जा रहा है? डिलीवर किया जा रहा है। तो अब जब कार बन गई, रिपेयर हो गई, तो यहाँ पर वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है कि वाई अब उस बनी हुए कार को वापस क्या करेगा? एक्स के पास लौटा देगा।
तो यही है रिटर्न्स ऑफ गुड एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली। अब पांचवें और अंतिम की तरफ चलते हैं भाई कि और क्या हो सकता है ड्यूटी एक बेली की। तो क्या है भाई कि टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम गुड्स बिल्ड। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कभी कभी क्या होता है कि बेलमेंट के दौरान जो गुड्स बेली के पास दिया जाता है बेलर के द्वारा, तो यदि बेली जो सामान प्राप्त किया है बेलर से, यदि उस सामान से बेली को कुछ मुनाफा हो रहा है, उस सामान से बेली यदि कुछ क्या कर रहा है, लाभ का, उसको प्रॉफिट का फायदा हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको जो भी प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, बेलर के साथ। मान लीजिए कि जैसे एक्स एक बंदा है, वाई दूसरा बंदा है। एक्स ने अपनी कार क्या की, वाई को दी। अब वाई उस कार का कॉमर्शियल यूज करने लगा, पोजीशन का चेंज नहीं हुआ, बस उसने कार एटलीस्ट दी थी कि ठीक है अपने काम में लगाओ, लेकिन उसने एक्स्ट्रा काम में लेकर उससे क्या किया, कॉमर्शियल यूज किया और उस कार को मान लीजिए कि व्हीकल के रूप में, चार पहिया वाहन के रूप में चलवाया। अब टूर में जब चलाने के बाद उसको जो मुनाफा हुआ, उसका जो प्रॉफिट हुआ, तो अब इसकी ड्यूटी है वाई की कि इस कार से, जो कि पहले यक्स की कार है, भले ही वो वाई इस समय चला रहा हो, तो उसके कार से जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है, वह उसको शेयर दे, वह बेलर को दे, अर्थात है एक्स को दे। तो ये वाई की यहाँ पर ड्यूटी है। तो यही बात कही गई है कि टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम गुड्स बिल्ड। ये चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। आई होप ये जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो हम चलते हैं दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ, जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो गुड्स का टेक केयर है वो कैसे करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी। यदि अभी तक हमने जो आपको बताया, यदि वो चीजें समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए कि जी हाँ समझ में आ गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ही इतने अच्छे तरीके से मेहनत से चीजें पढ़ाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो मेरे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ड्यूटी है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली ड्यूटी है टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। पहली ड्यूटी क्या है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली ड्यूटी यह कहता है कि जो बेली होगा उसको गुड्स का एक रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। तो अब ये दिया कहां पर गया, कौन सा सेक्शन ये बाइंडिंग होता है बेली के ऊपर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 151 और सेक्शन 152 है, ये कहता है कि जो बेली होगा बेलमेंट के अंदर, वो जो गुड्स है जो बेलर के द्वारा दिया गया है, उस गुड्स को बेली के द्वारा एक रीजनेबल केयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 151 एंड सेक्शन 152 में डिफाइन किया गया। अब है क्या, तो ध्यान समझिएगा। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शब्द क्या आया है, बाउंड, मतलब वो बाध्य है, इससे वो इनकार नहीं कर सकता, नहीं भाग सकता। अरे नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आया, बाई मिस्टेक हो गया, नहीं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। वो बाउंड है, बाध्य है उसका देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए। ध्यान रखिएगा, शब्द बड़ा मायने रखता है। तो मैंने क्या बोला, इन द ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर circumstances take of his own goods of same bulk quality and value as the goods built। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा। ये सेक्शन कहता है कि किसी भी बेली को उस गुड्स की इतने अच्छे से देखभाली करना चाहिए जैसे कि यदि वह अपनी वस्तु किसी और को देता तो वो जो सोचता कि अगला को केयर करना चाहिए। जैसे मैं, यदि मेरा कुछ सामान है, मान लीजिए
मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए अभी लैपटॉप है, तो यदि मैं लैपटॉप जितने केयर से मैं अपने लैपटॉप को रखूंगा, और यदि किसी दूसरे से मैं लैपटॉप मांग के लेके आता हूँ, तो उसका भी ख्याल मुझे उतने ही केयर से रखना पड़ेगा। तो वो जो केयरनेस है, वो जो ओन गुड्स हैं, जो खुद के गुड्स हैं, उतने के बराबर होना चाहिए। ये बात सीधे सीधे तौर पर वहां पर कही गई। अब उसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आइए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट टू वाई, मतलब कि एक्स एक बंदा है भाई, क्या है? एक्स एक बंदा है। अब एक्स ने क्या किया कि वाई को अपना जो ऑर्नामेंट्स है, जो आभूषण है, उसको बेल कर दिया, अर्थात दे दिया। अब क्यों दिया? एंड वाई कीप्स दीज ऑर्नामेंट्स इन हिज ओन लॉकर। वाई ने क्या किया कि जो यक्स के द्वारा जो क्या किए गए थे, ऑर्नामेंट्स दिए गए थे, उस ऑर्नामेंट्स को इसने अपने लॉकर में, खुद के लॉकर में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्द है खुद के लॉकर में, क्या कर दिया? रख दिया। विथ हिज हाउस along with his own ornaments, अपने जो उसके आभूषण थे उसी के साथ उसने अपने घर में रख लिया। And if all the ornaments are lost, stolen in riot, why will not be responsible for the loss of X? मान लीजिए किसी भी कारण से यदि y के जो घर में रखा हुआ ऑर्नामेंट्स है, जिसमें x का भी ऑर्नामेंट रखा है और y के खुद का ऑर्नामेंट रखा है, मान लीजिए रॉयट के कारण क्या होता है कि ये जो दोनों के ऑर्नामेंट है वो क्या हो जाते हैं? चोरी हो जाते हैं, स्टोलन हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, या फिर किसी कारणवश वो खो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वाई यहाँ पर लाइबल नहीं होगा, ना ही यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी चीज के लिए, क्योंकि उसने बराबर टेक केयर रखा था। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि एक्स के साथ साथ जो वाई है, उसका खुद का भी जो ऑर्नामेंट्स है वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, खो गया, या फिर मिस हो गया। तो इन दैट केस उसने रिजनेबल केयर रखा था, लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, खो गया, मिस हो गया। तो इस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए दूसरा है इसमें पॉइंट है। अब ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया बात पहले पक्ष का। अब दूसरे पक्ष में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे बातों को। उम्मीद करते हैं जितनी चीजें बताई जा रही होंगी आप सब समझ पा रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई कि इफ वन सॉरी इफ ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरे यदि हम बातों में बात करें, तो एक्स स्पेसिफिकली इंटरेस्ट टू वाई टू कीप देम इन बैंक। अब देखिए यहाँ पर मामला बदल गया। वहां पर पहले जो एक्स ने वाई को ऑर्नामेंट दिया था, ये नहीं कहा था कि भैया इसको जाके बैंक के लॉकर में रख देना, इसने कहा था कि अपने पास संभाल कर रखो। तो इसने अपने पास, अपने घर में, अपने गहनों के साथ संभाल के रखा था। उस कंडीशन में चोरी हो गया चाहे खो गया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन अब जो दूसरा मामला है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है, यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया था वाई को कि कीप देम इन बैंक, मतलब उनको कहां पर रखो? उनको बैंक में सहेज कर रखो। अब इस कंडीशन में होगा क्या? हुआ क्या? भले ही एक्स के द्वारा वो इंस्ट्रक्ट किया गया हो स्पेसिफिकली, लेकिन बट वाई कीप्स देम एट हिज रेसिडेंट। अब लेकिन कहने के बावजूद भी एक्स ने कहा कि आप उसको जाओ बैंक के लॉकर में रख दो, लेकिन इसके बावजूद भी वाई जो है वह उसको अपने घर के निवास में क्या करता है? रखता है। देन वाई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब देखिए, कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेट। अब देखिए भाई, मान लीजिए एक्स के द्वारा दिया गया जो क्या है, एक्स ने क्या किया? वाई को ऑर्नामेंट्स दिया और कहा कि भैया वाई हमारे इस ऑर्नामेंट्स को अपने कहाँ रख देना? बैंक के लॉकर में रख देना। लेकिन वाई को लगा कि बैंक में नहीं रखते, घर पे रखते हैं, क्या चोरी हो जाएगा। लेकिन रॉयट की वजह से किसी अन्य कारण से क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। तो अब जबकि यहाँ पर एक्स ने उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है, बोला है, फिर भी उसने उसकी बातें नहीं मानी। तो मैंने आपको बेलमेंट पढ़ाते समय बताया कि वहां पर बेलर के द्वारा कुछ सर्टेन डायरेक्शन भी दिए जाते हैं, और यदि बेली के द्वारा यदि वो डायरेक्शन यूज नहीं किए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, इन दैट कंडीशन बेली के द्वारा यदि कोई लॉस होता है,
तो उसको उस लॉस के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा बेली को, बेलर को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी वही है कि एक्स ने बोला, वाई ने नहीं माना, ऑर्नामेंट्स मिस हो गया, खो गया। इन दैट कंडीशन बेली रिस्पॉन्सिबल, अर्थात वाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। उम्मीद करते हैं ये जो फैक्ट है आपको समझ में आ गया। अब अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे में ध्यान से मुझे एक बात कि ए डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन बीज गोडाउन। अब ए ने क्या किया कि अपने कुछ जो गुड्स थे उनको बी के गोडाउन में शिफ्ट कर दिया, रख दिया। ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स अ पार्ट ऑफ गुड्स वर डैमेज। अब देखिए एक्स, ए जो है, ए ने क्या किया कि अपने जो सामान है उसने बी का जो गोडाउन था उसने वहां पर गोडाउन में ले जाके रख दिया। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से बिना कोई उसकी जानकारी के, ऐसा कुछ अनुमानित भी नहीं था कि वहां पर अचानक से बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ की वजह से जो ए का जो गुड्स है वो क्या हो जाता है, पार्टली डिफेक्टिव हो जाता है, डैमेज होता है, कुछ आंशिक रूप से वो डैमेज हो जाता है। अब यहां पर इट वॉज हेल्ड दैट बी इज नॉट लाइबल फॉर लॉस। यहां पर बी लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने, भाई जो लॉस जरूर हुआ है लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स है, मतलब कि ये अनुमानित नहीं था कि अचानक से यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और ए का जो होगा गुड्स वो होगा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये मामला जो ये रिस्पॉन्सिबल की जो बात कही गई है, ये केस बड़ा फेमस केस है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शांतिलाल वर्सेस टेक चंद के केस में कहा गया। ये जो केस है आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। शांतिलाल वर्सेस टेक चंद के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि यदि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स के कारण या फिर किसी ऐसे नेचुरल कॉज के कारण यदि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, उस कंडीशन में यदि बेलर का कोई जो गुड्स है वो डैमेज होता है, उसको कोई क्षति पहुंचती है, तो उस कंडीशन में बेली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ी सी अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं। जैसे में क्या समझना है भाई, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसको लेके, तो ध्यान समझिएगा वो एक्सेप्शन है क्या। तो एक्सेप्शन क्या कहता है भाई कि बेली विन नॉट लाइबल फॉर लॉस। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब बेली इन क्षतिग्रस्त चीजों के लिए, इस क्षति के लिए, इस हानि के लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो अब देखिए इसको बताया गया है सेक्शन 152 में। किसमें बताया गया है? सेक्शन 152 में। आपको ये जो सेक्शन है वो ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि किस कंडीशन में व्हेन द बेली इज नॉट लाइबल फॉर द लॉस। तो सेक्शन आपको दे देगा, सेक्शन 151, सेक्शन 152, 153, 154। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 152 जो है यह इस एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। वो क्या है ध्यान समझिएगा। कहता क्या है भाई कि द बेली in the absence of any special contract। अब देखिए बेली है लेकिन यहां पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नदारत है, मौजूद ही नहीं है, absence है उसका। तो यदि बेली के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट हो, इन दैट कंडीशन बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ द थिंग्स विच इज बिल्ट। यदि बेली को कोई गुड्स प्रोवाइड की जाती है, डिलीवर की जाती है, लेकिन वहां पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है, इन दैट कंडीशन बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी मोर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रैक्शन, डिटोरेशन ऑफ द थिंग्स विच इज if he is taken a amount of care of it described in section 151। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर शर्त दी हुई है कि ठीक है वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो रीजनेबल के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो रीजनेबल केयर करना छोड़, बोला गया है लेकिन यदि उसने इन चीजों के साथ साथ एक केयर का अमाउंट कह लें, एक देखभाल की जो नैतिक जिम्मेदारी उसने उसको पूरा किया हो जो कि सेक्शन 151 में डिफाइन की गई है। तो यदि बेली के द्वारा
सेक्शन 151 में जो दिया गया रीजनेबल केयर है उसने उसको फॉलो किया हो, उसके बावजूद वहां पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता हो, इन दैट केस यदि बेली के द्वारा कोई बेलर के गुड्स का लॉस किया जाता है, इन दैट कंडीशन वो लाइबल नहीं। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है जो कि सेक्शन 152 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। उम्मीद करते हैं ये जो पहला पॉइंट था ये आपको बिल्कुल कट एंड क्लियर हो गया हो। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चीजें लंबी खींच जरूर रही हैं लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऐसी चीज है कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लॉ में छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो आपको मार्क्स देके जाते हैं और छोटे से पॉइंट से ही आपके इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं जिनको कि आप बाद में गलत करके चले आते हैं। तो ये हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है भाई कि नॉट टू मेक इनकॉन्सिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। तो बेली के द्वारा बेलर के गुड्स का इनकॉन्सिस्टेंट यूज नहीं किया जाना चाहिए, और इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 153 एंड सेक्शन 154 में डिफाइन किया। कहा क्या गया है भाई, तो ध्यान सुनिएगा। एज पर सेक्शन 154, the if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। अब समझिएगा भाई हुआ क्या कि सिंपल सा बात कहता है सेक्शन 154 कि जब भी बेलर बेली को कोई सामान देगा तो सर्टेन इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई देखो मैंने तुमको ये सामान दिए हैं तो ये काम के लिए दे रहे हैं, वही काम करना, अन्य कोई काम न करना। लेकिन बेली का मन बढ़ा हुआ है, बेली हमारे और आपकी तरह है। बेली ने कहा ऐसे कैसे, हम ऐसे कैसे मान जाएंगे भाई, तुम्हारा सामान है, बिगाड़े बिना मानेंगे नहीं, चैन नहीं आएगा, हम सो नहीं पाएंगे रात को कायदे से। तो उस कंडीशन में क्या किया कि बेली ने जो सर्टेन वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसको आगे जाकर तोड़ते हुए उसने उसका यूज किया, और जैसे यूज किया बेचारे बेलर का जो गुड्स था वो डैमेज हो गया। इन दैट केस यदि बेलर का गुड्स सर्टेन इंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बावजूद यदि डैमेज हो जाता है तो वहां पर जो वाई है वो रिस्पॉन्सिबल है, बेली रिस्पॉन्सिबल है कि उसको बेलर को कंपनसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो दंड का भागीदार होगा। अब जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। कहता क्या है भाई, ध्यान समझिए। ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी, ए ने बी से हॉर्स को लिया, उधार में लिया, ठीक है, फॉर हिज ओन राइडिंग ऑन, मतलब अपने खुद की घुड़सवारी के लिए ए ने बी से हार उधार में लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, अकेले इस पे घुड़सवारी करूंगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अकेले के लिए लिया। अब बी अलाउज सी, बी लिया अपने लिए था लेकिन चालाक बना, अपने दोस्त सी को बोला कि नहीं नहीं तुम भी कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। अब देखिए उसने अलाउ कर दिया कि नहीं भैया तुम भी कर सकते हो। अब क्या हुआ कि सी राइड्स विथ केयर, यहाँ पर जो सी है उसने पूरे देखभाल में देख रेख में अच्छे से केयर करते हुए उसने घोड़े की घुड़सवारी की। बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। अब अचानक से दुर्घटनावश क्या होता है कि घोड़ा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। then B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse। भले ही यहाँ पर सी ने रिजनेबल केयर यूज किया हो लेकिन इसके बावजूद बी जो है वह क्या होगा, लाइबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंजरी के लिए जो घोड़े को आई है, और इसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको, ए के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए के द्वारा केवल बी को अलाउ किया गया था राइडिंग टू द हॉर्स के लिए, लेकिन बी चालाक बना, नहीं अपने दोस्त का भी काम चला देंगे, अपने घर वालों का भी काम चला देंगे, उसने सी को थमा दिया, सी ने घोड़े को पटक दिया, घोड़े को चोट लग गई, अब उसको कंपनसेशन देना। जैसे यदि मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं तो जैसे अपने आपके दोस्त हैं, दोस्त को कह दो कि गुरु बोलेगा कि गाड़ी दे दो, काम करके वापस कर देंगे,
पता चले गाड़ी तुमसे ले गया अकेले चलाने के लिए, उस गाड़ी पे 3 लोगों को बैठा के चला रहा है। अब 3 लोगों को बैठा के चला रहा है, पता चले आगे जाके चालान कट गया, आगे जाके गाड़ी कहीं ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो उस कंडीशन में, मैं जनरल डे टू डे लाइफ की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पर लाइबल कौन होगा? वहां पे लाइबल होगा आपका दोस्त। क्यों? क्योंकि भले उसने रिजनेबल केयर से चलाया हो, भले उसने रिजनेबल केयर से गाड़ी को चलाया हो, एक्सीडेंट नहीं होने कंडीशन में फिर भी एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन फिर भी वहां पर जो आपका दोस्त जिसने आपसे मांग के ले गया, वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि जिसके द्वारा गाड़ी ठोकी गई, जिसके द्वारा चालान काटी गई, उससे मतलब नहीं है। जिसने आपसे वो यूज के लिए सामान मांगा है, वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं अगले फैक्ट तरफ। अगला फैक्ट क्या कहता है कि ए हॉयर्स अ हॉर्स इन कोलकाता फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू वाराणसी। अब देखिए भाई, उसने क्या कहा कि ए ने हायर किया है घोड़े को कोलकाता में बी के द्वारा। उसने एक्सप्रेसली ये बोला कि वो मार्च करेगा इसके साथ वाराणसी। अब हुआ क्या कि ए राइड्स विथ ड्यू केयर, ए ने बहुत अच्छे से राइड किया एक अच्छे रिजनेबल केयर के साथ, बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड, द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। अब इसी बीच में जब वो चल रहा होता है, तो क्या होता है कि कटक के आसपास हॉर्स एक्सीडेंटली दुर्घटनावश क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसको चोट लग जाता है। अब यहाँ पर ए इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द इंजरी टू द हॉर्स। यहाँ पर जो ए है, ये क्या होगा? लाइबल होगा कंपनसेशन के लिए टू बी फॉर इंजरी टू द हॉर्स। क्योंकि वाराणसी जाना था, साहब कहाँ चले गए? कटक चले गए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अगले फैक्ट क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। अगला फैक्ट कहता है कि एज पर सेक्शन 153 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वाइडेबल। कब वाइडेबल होगा? वाइडेबल का मतलब होता है क्या, बताइएगा भाई हमें। आपको लीगल टर्मिनोलॉजी में, जब मैं मैगजीन्स एंड लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वाइड क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, वाइड एब इनिशियो क्या होता है। ये सभी फैक्ट जो है हमने आपको क्लास में बताए थे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि वाइडेबल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वाइडेबल विच कंडीशन? तो एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, if the bailey does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of bail। तो सीधे सीधे तौर पे सेक्शन 153 कहता है कि यदि बेलमेंट में बेलर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कंडीशन बताई गई है, यदि उससे हटकर बेली अन्य कोई कार्य करता है, तो तुरंत ही उसी समय से जो बेलमेंट है वो क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। तो इसीलिए बेली की मैंने ड्यूटी बताई पहले कि बेली की ड्यूटी है कि रीजनेबल केयर होना चाहिए, जो भी बातें इंस्ट्रक्ट की गई हैं बेलर के द्वारा वो उनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे में एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं भाई, कि ए लेट्स टू बी फॉर हायर a horse for his own riding, but B drives the horse in his carriage. This is at the option of a termination of bail। ये जो एग्जाम्पल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है कि नो मिक्स ऑफ द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 155, सेक्शन 156 एंड सेक्शन 157 में डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया भाई? तो किया गया कि बेली इज नॉट इंटाइटल टू mix up the goods bailed with his own goods except with the consent of the bailor।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधे सीधे तौर पे बेली को ये बोला गया है कि बेली भैया आप अपने सामान को मेरे सामान के साथ मत मिलाइएगा। ये समानता बेलमेंट की एक क्या है, उपधारणा है कि कोई भी बेली बेलर के साथ की जो चीजें हैं उसमें अपने सामान को नहीं मिलाए, जब तक कि बेलर स्वयं से इस बात को कंसेंट न करे, इच्छा जाहिर न करे। यदि बेलर ने कहा है कि नहीं नहीं तुम अपने सामान के मेरे सामान के साथ मिला सकते हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि बेलर के न कहने के बावजूद कुछ कहा ही नहीं बेलर और आपने मिला दिया, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए, इफ ही मतलब बेली with the consent of the baler mixes the goods bailed with his own goods, both the parties shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixtures that produce। तो सेक्शन 155 क्या कहता है कि यदि बेलर की कंसेंट से बेलर और बेली के जो गुड्स हैं आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो इसके द्वारा जो दोनों पार्टीज हैं उनके पास इंटरेस्ट हो जाता है प्रपोर्शनेट, वो जो शेयरिंग है उसको शेयर करने का, मिक्सचर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा जो गुड्स बेलर और बेली के आपस में मिलाए गए हैं, तो उससे जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उनके इंटरेस्ट को डिराइव करने। अब क्या है भाई दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ द बेली विदाउट द consent of the baler mixes the goods bailed with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain in the properties respectively, bailey is to be bound to bear the expenses of separation and division and any damages arising from the mixture which is described in section 156। मतलब क्या है भाई कि मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज मिक्स की है बेली ने बेलर के गुड्स के साथ जो कि काउंटेबल है, जिसको अलग किया जा सकता है, छांटा जा सकता है। लेकिन सिंपल सी बात वहां पर सेक्शन 156 कहता है कि यदि इसके बावजूद जो कि काउंटेबल है उसको निकाला जा सकता है, छांट के अलग अलग किया जा सकता है कि ये बेलर का ये बेली का है, तो इस कंडीशन में यदि इस सेपरेशन के दौरान, डिवीजन के दौरान यदि कोई डैमेज अराइज होता है या फिर सेपरेशन का या डिवीजन में कोई एक्सपेंस लगता है, उस समय कोई खर्चा होता है, तो उसके लिए बेली क्या होगा, लाइबल होगा, और उसके लिए सेक्शन 156 के अनुसार बेली को उसके लिए देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, तो एग्जाम्पल कहता है कि ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क टू बी। एक 100 बेल्स जो है वो कॉटन की मार्क की हुई, मतलब उस पर चिन्हित की हुई, वो देता है बी को। अब बी क्या करता है, विदाउट एज कॉन्सेंट मिक्सेस द 100 बेल्स विथ अदर बेल्स ऑफ हिज ओन। तो ए ने तो एक पर्टिकुलर मार्क के साथ दिया था 100 बेल्स, और बी ने अपने जो बेल्स हैं जो कि विदाउट मार्क के हैं उसने उसको उसमें मिला दिया। तो बियरिंग अ डिफरेंट मार्क, बियरिंग अ डिफरेंट मार्क, ए इज इंटाइटल्ड टू हैव हिज 100 बेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर ए इंटाइटल्ड है भाई, मतलब उसकी जरूरत है कि वो उसने जितने भी 100 बेल्स दिए उसको वो वापस पाए। एंड बी इज बाउंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस incurred in the separation of the bells and any other incidental damage। और यदि इन दोनों बेल्स जो आपस में मिला दी गई हैं, यदि इसके सेपरेशन के दौरान यदि कोई डैमेज होता है या सेपरेशन का कोई चार्ज होता है, तो वो बेली को पे करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन पे समझ सकते हैं भाई, तो दूसरे कंडीशन समझते हैं इस प्रकार कि इफ द बेली विदाउट द consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods in such a manner that is impossible to separate goods bailed from the other goods and deliver them back, the baler is entitled to compensation by the bailey for loss of goods section 157। यहाँ पर क्या कहता है कि भाई बिना किसी
कंसेंट के साथ, विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, बिना किसी कंसेंट के साथ क्या करता है कि जो बेली है वो अपने गुड्स को अब उसके गुड्स में मिला देता है, मिक्स कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर वो डिवाइडेबल नहीं है, सेपरेशन नहीं किया जा सकता ऐसे मिक्स गुड्स को। तो इस कंडीशन में जब उनको वापस से जब सेपरेट कर ही नहीं सकते कि मेरा कौन सा है तुम्हारा कौन सा है, तो इस कंडीशन में बेली यहाँ पर इंटाइटल्ड है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको? बेलर को। इसमें डिफाइन किया गया सेक्शन 157, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 157 क्या कहता है भाई? सेक्शन 157 कहता है कि जो बेलर है, यदि उसके बिना कॉन्सेंट से जो बेली है वो अपने गुड्स को उसके गुड्स के साथ मिलाता है, और लेकिन दोनों गुड्स अनकाउंटेबल नेचर के हैं, या फिर दोनों गुड्स इस नेचर के हैं कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इन दैट कंडीशन बेली इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेट टू द बेलर, जो कि सेक्शन 157 में क्या किया गया है? डिफाइन किया। जैसे में समझिएगा भैया, जैसे समझ क्या सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं भाई कि ए बेल्स अ बैरल ऑफ केप फ्लोर वर्थ 4500 टू बी, ठीक है, फाइन। देन बी विदाउट ए कॉन्सेंट मिक्सेस द फ्लोर विथ कॉन्ट्री फ्लोर ऑफ हिज ओन। अब देखिए भाई, ए का अपना कुछ फ्लोर है, ठीक है, जो कि 4500 रुपए का है, और बी ने अपने फ्लोर को उसके जो 2500 वाला वर्थ ओनली 2500 का जो उसका फ्लोर है उसके साथ मिक्स कर दी। अब भाई सिंपल बात है, फ्लोर तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग तो कर नहीं सकते, बट देन हियर अब इस कंडीशन में क्या होगा कि बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ हिज फ्लोर। यहाँ पर भाई वो कर नहीं सकते सेपरेट, अलग तो कर नहीं सकते उसको ना, तो जब नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, बेलमेंट के सेक्शन 157 के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? बेली को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, उम्मीद करते हैं भाई। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा मेरे दोस्त। देखिए आप सभी के लिए मेहनत की जाती है, आप सभी के लिए कितनी तैयारी की जाती है। यदि वीडियो लाइक समझ में आए, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट कहता क्या है भाई? इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि रिटर्न द गुड्स विच इज डिस्क्रिप्शन इन सेक्शन 160 एंड सेक्शन 161। क्या है भाई? क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। ये बेली की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है भाई? तो ड्यूटी ये है कि जिस प्रकार से आपको बेलर ने कहा कि मेरे को आपका काम खत्म होने के बाद अपना सामान घर मांगता है, यदि घर नहीं पहुंचाएगा तो फिर समझ लेना, तो आपका काम जैसे ही खत्म हुआ आपने उसको सामान वापस लौटाना है। लेकिन यदि आप नहीं लौटाते तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। तो इट इज द ड्यूटी टू अ बेली टू रिटर्न और डिलीवर according to the bailor's direction the goods bailed without demand, जो कि गुड्स को विदाउट डिमांड के किया गया। एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड, जितने समय के लिए वो गुड्स जो है, जो सामान लिया है बेली ने, जैसे वो सामान समाप्त होता है वैसे ही उसको वापस करना है। तो एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड, क्या करना पड़ेगा? उनको रिटर्न करना पड़ेगा, विच इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 160। 160 क्या कहता है भाई? 160 बड़ा सिंपल तरीका कहता है कि यदि बेलर के द्वारा एक सर्टेन डायरेक्शन के रूप में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई गुड्स बेली को दिया गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूं कि मैंने आपको बुक दी पढ़ने के लिए, बोला कि भाई तुम एक हफ्ते के लिए ले जाओ, पढ़ लेना, वापस कर देना। अब एक हफ्ते जैसे ही बीतेंगे तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप मुझे वो वापस कर दो, लौटा दो। या फिर मैंने बोला कि जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए मेरे को वापस कर देना, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया वापस नहीं किया तो ये ब्रीच ऑफ बेलमेंट हो। इसी प्रकार समझिएगा, इफ बाय द बेलमेंट, सॉरी बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली
the goods are not returned, delivered, or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss. अब देखिए, जब समय पर नहीं लौटाएंगे तो जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। किस चीज पे रिस्पॉन्सिबल होगा भाई? टू द बेलर फॉर एनी लॉस। यदि कोई बेलर को उस नहीं लौटाने की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस का वो कौन होगा जिम्मेदार? बेली होगा। destruction or deterioration of the goods from that time, which is defined under section 161। तो 161 क्या कहता है भाई? कि यह सिंपल सा नियम कहता है कि बेली को समय रहते लौटाना है। यदि बेली ने समय रहते वो नहीं लौटाया और जिसके कारण बेलर को लॉस हुआ, तो यहाँ पर बेली को क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, विच इज डिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 161 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या है भाई? तो एग्जाम्पल कहता है कि एक्स डिलीवर्ड बुक्स टू वाई टू बी बाउंड, ठीक है। वाई प्रोमिस्ड टू रिटर्न द बुक्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है भाई। एक्स ने बुक को डिलीवर किया, किसको? वाई को। और वाई ने उसको प्रॉमिस किया एक्स से कि वो रीजनेबल टाइम के अंदर वो एक्स को क्या करेगा? बुक को लौटा देगा। अब एक्स praised for the return of the book, but Y failed to deliver them back। X ने उससे बोला कि भाई समय हो गया, मेरा बुक वापस लौटा दे, मुझे पढ़ना है। लेकिन अब वहां पर Y का मन बढ़ गया, बोला अभी कैसे, मैं पढ़ लूंगा तब तुमको दूंगा। दादागिरी यहाँ पर चालू हो गई। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, सब्सिक्वेंटली इसके पश्चात, द बुक्स वर बर्न्ड इन एन एक्सीडेंटल फायर एट द प्रीमाइसेस ऑफ वाई। अब अचानक से लौटाया भी नहीं, तब तक घर में वाई की आग लग गई, और वाई की आग लग गई तो उसकी बुक जो थी एक्स की वो क्या गई? जल गई। अब इस कंडीशन में, इन दिस केस, वाई वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भले ही ये जो आग का लगना है वो अचानक से हुआ हो, एक्सीडेंटली रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक्स ने पहले ही बोला था कि आपका समय समाप्त, कृपया मुझे बुक वापस लौटा दीजिए। लेकिन महोदय तेज बन रहे थे, महोदय ने नहीं लौटाया, नहीं लौटाया तो झेलिए, आप लाइबल हो गए। तो ये 4 पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखना। सबसे अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से आपको समझना है, और आज की इस वीडियो का अंतिम पॉइंट होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप सभी से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सभी को ऐसे ही अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें सूचित जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जो हैं कि कितने कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियोस आपको पसंद है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं दोस्तों अन्य उन वीडियोस पर भी काम कर सकूं आपके लिए, उन वीडियोस को भी मैं आपके लिए लाऊं। तो अंतिम पॉइंट तरफ चलते हैं, जो कि बेली की ड्यूटी डिफाइन की गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो अंतिम ड्यूटी है रिटर्न एंड एसरेशन फ्रॉम द गुड्स, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 163। तो क्या है भाई? इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor। अब देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्सेंस होने में बेली क्या है? बाउंड है डिलीवर करने के लिए बेलर, और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, जो कि बेलर के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है उसके अनुसार बेलर को वापस लौटाने के लिए वो बाउंड। एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अकर्ड फ्रॉम गुड्स बिल्ड। अब देखिए, अब यहां पर मान लीजिए मैंने पहले ही बताया कि एक्स ने कोई एक ऐसी वस्तु दी जो कि वाई को डिलीवर की गई, और वो वस्तु से वाई को कोई प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए, तो वो प्रॉफिट का शेयर किसको देना पड़ेगा? एक्स को देना पड़ेगा। एज एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं कि ए लिव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी। यहाँ पर ए जो है उसने अपनी गाय को किसको दे दिया? बी को दे दिया। किसके लिए? भैया तुम इसको सेफ के लिए रखो, कस्टडी में रखो अपने, तब तक हम घूम के आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि द काउ गिव्स बर्थ अ कॉफ। यहाँ पर ए ने कि जो गाय दिया था बी को, उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ पर बी इज बाउंड टू डिलीवर
द कॉफ एज वेल एज टू द काउ टू ए। अब ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि तुमने तो बस केवल मेरे को गाय दी थी, मैं तुमको बछड़ा कैसे, बछड़ा तो मेरे यहाँ पर हुआ है, तुमसे और मेरे बीच की डिलीवरी किसकी हुई थी, गाय की। ऐसा नहीं कह सकता वो, क्यों? क्योंकि वो बाउंड है कि वो जो प्रॉफिट होगा गुड्स के द्वारा वो उसको देना पड़ेगा, किसको, बेलर। इसीलिए यहाँ पर अप्लाई होता है कि यहाँ पर जो ए बी है वो बाउंड है डिलीवर करने के लिए उस बछड़े को जो कि गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये कुछ ऐसे जो सर्टेन फैक्ट्स थे आपके रिलेटेड टू द आपके ड्यूटीज ऑफ द बेली के लिए, हमने उसको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं, जो सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आप सभी का एक छोटा सा सहयोग, आप सभी का छोटा सा एक सब्सक्राइब हमें काफी सहयोग प्रदान करता है और अच्छा फील कराता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।